देखिए, मैं भारत सरकार में एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स करके 2011 में मैं रिटायर हुआ। ये तो मेरी ऑफिस की पहचान हो गई। जहाँ तक एक बामसेप नाम के संगठन का नाम सुना होगा, वो 1978 से मैं उस संगठन में काम करता रहा, रिटायर होने तक। और जब कांशीराम जी के साथ 1984 में जब बीएसपी बनाई, बामसेप के लोगों ने उस वक़्त बनाई थी, कांशीराम जी लीड कर रहे थे, तो उनके साथ मिलके हमने बीएसपी बनाई थी। और अभी तो आपको पता ही है कि अभी मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये एक लंबा एक राजनीतिक कैरियर या एक सामाजिक आपका एक दायरा रहा है, तो एम क्या रहा कि आप बसपा में भी नहीं रुके, आप बामसेप से और तमाम चीजों से लक्ष्य है आपका एम, उसके बारे में थोड़ा हमको। मैं आपको बता दूं कि जब हमने बामसेप बनाई तो उस वक़्त ये बहुत क्लियर था कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव रहा है, वही ऑब्जेक्टिव हमने अपना बनाया था। वो एक सामाजिक संगठन रहा है, और सामाजिक संगठन की अपनी लिमिटेशन है कि वो उस लक्ष्य को हासिल करना, क्योंकि वो लक्ष्य ये था कि ऐसा समाज निर्माण करना जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता और न्याय हो। ऐसा समाज निर्माण करने के लिए एक सामाजिक संगठन पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त होता तो बाबा साहब ने भारत की संविधान में ये जो मुद्दे हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं डाले होते, क्योंकि उनको पता था कि एक सामाजिक संगठन के माध्यम से ये पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जब तक कानूनी चोला इसको नहीं पहनाया जाएगा तब तक ये अधिकार हम हासिल नहीं कर सकते। और इसलिए आपने देखा होगा कि कानूनी चोला पहनाया गया, संविधान में ये मुद्दे लाए गए, और फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो अन्याय अत्याचार का प्रकार रहा है, तो उसके लिए अलग से कानून बनाया गया। और उस कानून के तहत मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया 1989 में, तो आप ये देखेंगे कि जो एम है एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण करना। और उस समाज व्यवस्था को अगर निर्माण करना है तो कानूनी भारत के संविधान के ऊपर अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप ये फिर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को समझाए जा रहे हो और आप वो उल्टा फिर मार खा रहे हो। जैसे ही आप समझाते हो, अपने अधिकारों की बात उनको बताते हो, जैसे ही अधिकारों की बात करते हो उनके साथ, तो और तीव्रता से आपके ऊपर अन्याय करता है। तो इसलिए कानून के बिना इनको ठीक नहीं किया जा सकता, और इसलिए कानून के बिना अगर इसको ठीक नहीं किया जा सकता तो भारत के संविधान के ऊपर जब तक आप कमांड और कंट्रोल आपका अपना नहीं होगा, तब तक आप इस देश में जो गैर बराबरी का व्यवहार चल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में जो अन्याय हो रहा है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आने वाले समय में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे। क्या लगता है कि 75 वर्षों में जो राजनीतिक दल रहे हैं भारत के लिए, जिन्होंने काम किया या क्या कमी रह गई है जिसको पीपीआईडी पूरा करना चाहती है? मैं आपको बता दूं कि कोई भी राजनीतिक दल जो बनता है वो भारत के संविधान के माध्यम से लोगों को उनके जो बराबरी के अधिकार संविधान में दिए है वो उसी के लिए बनता है। अगर वो कर लेते ये काम तो हमें पीपीआईडी बनाने की जरूरत नहीं। मुझे क्या चाहिए, मेरे समाज को क्या चाहिए? मेरे समाज को भारत के संविधान में उसके लिए जो लिखा है वो चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी ये मिजरेबली फेल हो गए हैं अपने काम में, और अगर ये मिजरेबली फेल नहीं होते तो हमें पार्टी नहीं बनानी पड़ती। वो पूर्ण रूप से फेल है, उन्होंने कोई काम हमारे लिए नहीं किया। अगर वो कहते कि हमने किया तो मैं अभी मीटिंग ले रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से, पंजाब से, अभी उत्तर प्रदेश में आया हूँ, पिछले 3 महीने से मैं घूम रहा हूँ। मैं उनको पूछता हूँ कि बाबा साहब ने भारत के संविधान में आपको जो दिया है वो आपको मिला? बोलते जी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग डिटरमिन्ड है कि देना ही नहीं चाहते।
वो देना नहीं चाहते और हम लेना चाहते, तो लड़ाई तो लड़नी होगी ना। तो लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने हमें जो हथियार दिया है, ये वोट का अधिकार है जो इस उंगली पे दिया, इसी के सहारे लड़ने के लिए कहा। और इसने बहुत ताकत दिया है बाबा साहब ने, लेकिन हमारा समाज इसकी ताकत नहीं समझा। हम उसलिए उस समाज को इसकी ताकत समझा रहे हैं और उनके हाथ और उनको इस देश की सत्ता दिला के रहेंगे। बड़ी बात आपके पार्टी द्वारा बार बार कही जाती है मूल निवासी, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। वो देखिए, इस विस्तार से अगर चाहिए तो ये तो 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है, और इतना हाँ, तो फिर इसलिए शॉर्ट में है कि 3,500 पहले हमारे देश पर आर्यों ने आक्रमण किया, उसमें आर्य ब्राह्मणों ने आक्रमण किया। अब जब उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, इस शब्द का मतलब ये होता है कि यहाँ लोग थे, नहीं तो आक्रमण शब्द जो है ये कोई मीनिंग। तो वो लोग कहाँ गए जो यहाँ थे? वो कौन थे? क्या वो किसी जाति के लोग थे? क्योंकि बाबा साहब ने आपके अपने ग्रंथों में लिखा है कि जाति की निर्मिति 2,500 साल पहले हुई और आक्रमण उनका हुआ 3,500 साल पहले। तो 3,500 साल पहले जातियाँ थी नहीं तो कौन है हम? और हम सब के सब मरे भी नहीं है। हमारा 3,500 साल पहले का अगर पुरखा मरा होता तो हम नहीं होते। इसका मतलब हमारे पुरखे रहे। तो वो कौन थे? वो किस जाति के लोग नहीं थे, इस देश के मूल निवासी थे। यही मूल निवासी है। और जो बाहर से जो आक्रमण किया है वो बाहर के हैं। और 1 मिनट बोल दूंगा, गांधी जी ने ब्रिटिशों को यहां से भगाने का जो बात किया वो इस मुद्दे पर किया कि तुम बाहर के हो, और तुम बाहर के हो इसलिए आप हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। हमारा भी यही कहना है, तुम बाहर के हो इसलिए तुम हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। एक तरह से इन मुद्दों से सामाजिक विषमता उत्पन्न होने का खतरा नहीं महसूस होता है? इस तरह की बातें नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि ये गलत धारणा है। सामाजिक विषमता तो तब होगी जब यहां नहीं है। इनफैक्ट ये मुद्दों के ऊपर है तो सामाजिक विषमता ऑलरेडी है और वही लोगों ने किया है, वही लोग है सामाजिक विषमता को पाल रहे हैं। तो इससे सामाजिक विषमता होगी ये कहना गलत है। इससे लड़ाई होगी, लड़ाई लड़ना जरूरी है। और ये हथियार भी लड़ाई लड़ने के लिए दिया है जिन्होंने सदियों से विषमता का गैर बराबरी का व्यवहार इस देश में किया है, उनके साथ लड़ने के लिए ये हथियार है। जैसे ये उंगली हथियार है, मूल निवासी पहचान भी हथियार है, क्योंकि गांधी जी ने ब्रिटिशों को इसी मुद्दे पर भगाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम अभी 25 सीटों पे लड़ रहे हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो रही है उसके कामकाज में क्या दिक्कत, क्या उसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग बहुत त्रस्त है। मैं घूम रहा हूं पूरे यूपी में, जहां भी हम लड़ रहे हैं वो उसको हटाना चाहते हैं किसी भी हालत में। ये बात अलग है कि वो हमारे समाज का जो अज्ञान है कि बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को लाना है, ये जो सोच है ना, या बीएसपी को हटाना है तो एसपी को लाना है, ये जो सोच है ये गलत सोच है। गलत सोच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 72 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया। बराबरी का व्यवहार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर वो 60 साल में हमारे अधिकार बराबरी के दे देते तो क्या बीजेपी सत्ता में आती? इसका मतलब बीजेपी को सत्ता में लाने का काम कांग्रेस ने किया। और जब बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस ने जो एलपीजी लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो बीजेपी ने कंटिन्यू किया और इसको एक्सेलरेट किया। आज 10 लाख करोड़ जो है इसके जो पब्लिक सेक्टर है ये दोनों ने मिलकर बेचा। जबकि बाबा साहब ने भारत की संविधान में 1946 में स्पीच किया है, 17 दिसंबर 1946 में, और उन्होंने कहा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि अगर इस देश में सही मायने में इक्वालिटी लाना चाहते हैं और न्याय लाना चाहते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया गया, पब्लिक सेक्टर में हमारे लोगों को नौकरियां मिली, हमारा आर्थिक स्तर ठीक रहा कुछ लोगों का,
लेकिन आप ये देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर पब्लिक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। मैं जहाँ जहाँ भी घूम रहा हूँ, लोग ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है और घर में बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूँ नौकरी नहीं मिल रही। सर नौकरियाँ नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो सरकारें हैं बीजेपी और कांग्रेस, इनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी ने समाज के एक ही वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 15% लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी का 90% या 85% लोग जो है वो इग्नोरेंस की वजह से ये टिके हुए हैं। और यही बात फुले साहब ने किया था। मराठी में कहा था, विद्ये विना मती गेली, गती गेली, वित्त गेले, शूद्र खचले, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। क्योंकि हम लोगों का जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से ये पनप रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब ने 1956 में ये कहा था कि भले ही मैं मतलब संविधान में आप लोगों को बराबरी के अधिकार दे दिया है, लेकिन ये लोग आपको नहीं देने वाले। इसलिए आप सभी शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग और इनसे जो भी भिन्न भिन्न धर्म वो इकट्ठा हो जाओ, तो आपको इस देश की सत्ता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा जो काम है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ये नहीं कह सकती कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई लेकिन हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता के अगर नहीं मिली तो बाबा साहब ने उसी में ये कहा है कि आपका पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है अपने समाज को जागृत करने का काम है, उनके अधिकारों के लिए वो काम हम कर रहे हैं इस पॉलिटिकल पार्टी से। और वो अभी तेज़ी से हो रहा है। एक समय ऐसा था कि शेड्यूल कास्ट की जातियाँ, जिनको उन्होंने शेड्यूल कास्ट बनाया, जिनको उन्होंने ओबीसी बनाया, वो आपस में लड़ रहे थे। अब वो नज़दीक आ रहे हैं। अभी मेरे पास यादव बैठा है, मेरे साथ कुर्मी बैठा है, मेरे साथ कल मुसलमान मेरे साथ बैठे थे हम जब प्रचार कर रहे थे। तो वो प्रक्रिया हम अभी तेज कर रहे हैं। बीएसपी बनाते वक्त भी ये प्रक्रिया हुई थी, लेकिन बीएसपी ने आज बाबा साहब को परशुराम के साथ बिठा दिया और परशुराम की मूर्ति लगाने में लगी हुई है। उसको लगता है कि बाबा साहब की बहुत ज़्यादा हुई है तो अभी परशुराम की लगा लेनी चाहिए। तो जो जिस आइडियोलॉजी पर हमने उस वक्त वो पार्टी बनाई थी कांशीराम जी के साथ, उसको मायावती ने ख़त्म कर दिया आइडियोलॉजिकली, और पॉलिटिकली भी अभी वो ख़त्म होते जा रही है। उसका ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली पार्टी आज मतलब कहाँ है कुछ पता नहीं है। ये स्थिति है। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत में मैं अपने समाज को ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो लड़ाई है ब्राह्मणवाद विरुद्ध आम्बेडकरवाद की लड़ाई है। बाकी जितनी भी पार्टियाँ हैं, मतलब वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्षेत्रीय पार्टियाँ हो, एसपी हो, उधर बंगाल की पार्टियाँ हो, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो एक ही वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्राह्मणवादी ताकतों को वो रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें इस देश का ब्राह्मण आता है, इस देश का क्षत्रिय आता है, इस देश का वैश्य आता है, और बाकी जो सब समाज है उसको सिर्फ आम्बेडकरवादी पार्टी की हैसियत में पीपीआईडी सामने आई है। बीएसपी एक समय में आई थी, वो उसने आइडियोलॉजी छोड़ दिए। तो ये सीधी टक्कर है ब्राह्मणवाद के विरोध में आम्बेडकरवाद की। चीज सामने आता है, एक तरफ हम आम्बेडकरवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। हाँ। तो क्या इन दोनों का राष्ट्रवाद और आम्बेडकरवाद ये क्या कुछ बन रहा है सामंजस्य, या क्या कैसे? हाँ, देखिए राष्ट्रवाद को जो परिभाषा देते हैं वो क्या है? आम्बेडकरवाद तो अभी आपने बताया। मैं बताता हूँ। बाबा साहब का जो आम्बेडकरवाद है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रवाद है, संवैधानिक राष्ट्रवाद है, और उनका जो राष्ट्रवाद है वो हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। और हिंदुत्व का राष्ट्रवाद का मतलब जो गैर बराबरी की व्यवस्था जो मनु ने लाई थी, वो व्यवस्था का राष्ट्रवाद वो उनका है। और हमारा जो राष्ट्रवाद है, बाबा साहब ने भारत की संविधान में जो दिया है वो संवैधानिक राष्ट्रवाद है, जहां बराबरी की व्यवस्था। तो ये दोनों भिन्न है। तो इसलिए हमारा और उनका एकदम सीधी लड़ाई है, कोई एक दूसरे को साथ सहयोग वाला कुछ मामला ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।